20 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरी बेटी के प्लेटलेट्स 12,000 थे, उससे ऊपर नहीं बढ़े थे। प्लेनेट आयुर्वेदा में मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता के डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट शुरू किया। विद गॉड ग्रेस एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर विक्रम चौहान 3 दिन के अंदर मेरी बेटी के प्लेटलेट्स 14,000 से 25,000 पहुंचे और 25,000 से एक हफ्ते में ये 50,000 पहुंच के 1.5 लाख क्रॉस कर गए थे। इन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई बताई। आज मेरा वेट 65 है और मुझे 1.5 साल हो गया मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ। आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो इतना एनर्जेटिक महसूस करती हूँ, मुझे लगता है मैं यंग हूँ और मुझे लगता भी है कि मेरे फेस में पहले से ग्लो आ गया। आई डोंट नो दूसरों को लगे ना, मुझे लगता है। और विचार भी डॉक्टर साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मैं ठीक हूँ इस समय। मेरा दोबारा डॉक्टर साहब के यहाँ मैं गई थी रिपोर्ट लेके, दोबारा टेस्ट हुआ, मेरा एक भी नोट्स नहीं है और मेरे ख्याल से ये मिरेकल है और ये केवल डॉक्टर साहब से, विक्रम चौहान डॉक्टर साहब का आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये देवता हैं हमारे, इनको देवता कहता हूँ मैं। इन्होंने दूसरा जीवन दिया मुझे। मैं बंगला साहब गुरुद्वारे में कीर्तन करता हूँ। तकरीबन 1.5 साल पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस से बिल्कुल मतलब एंड पोजीशन थी मेरी। एम्स वालों ने डॉक्टर साहब जवाब दे दिया था मुझे, मगर जाते ही डॉक्टर साहब ने कहा भी तू अगले 1 साल के अंदर दोबारा कीर्तन करेगा। और मैं अभी अपना टूर लगा के आया हूँ थाईलैंड का 2 महीने का, 2 दिन पहले। ये देवता मतलब देवता हैं बिल्कुल हमारे लिए। मैं एंकर सुरति जिंदल आप सभी का स्वागत करती हूं। आज बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे है। एक बार सभी अपने लिए जोरदार ताली बजा देंगे। द हेल्थ इंडिया शो में आप सभी आए हैं, आप सभी का दिल से स्वागत है। और सबसे पहले इस कड़ी में मैं आपको बता दूं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर विक्रम चौहान का, जो कि MD इन आयुर्वेदा है फ्रॉम 23 ईयर्स, MD प्लैनेट आयुर्वेदा फ्रॉम चंडीगढ़। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर बिंदु गर्ग का, जो कि MD ऑफ नीलकंठ ग्रुप है फ्रॉम दिल्ली एंड गुड़गांव। शी इज द IVF स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो वर्ल्ड IVF सेंटर दिल्ली की मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और अब मैं अनिल गौतम जी को बुलाऊंगी स्टेज पर, ताकि वो हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हैं उनका स्वागत करें। सबसे पहले हम डॉक्टर विक्रम चौहान का स्वागत करेंगे विद द बुके ऑफ फ्लावर्स। और ये स्वागत करने के लिए स्टेज पर मैं अनिल गौतम जी को बुला रही हूँ, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को डायरेक्ट किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। मैं अर्चना गौतम जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और डॉक्टर बिंदु गर्ग जी का बुके ऑफ फ्लावर्स देकर वेलकम करें। सो वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव आवर एक्सपर्ट्स आउट हियर। सारे प्यारे प्यारे से फैमिली मेंबर्स जो कि आप लोगों के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे मेहमान, हमारे घर परिवार के सदस्य। वी वेलकम एवरीवन एंड दिस इज अ टाइम टू वेलकम आवर एक्सपर्ट। वी हैव हियर विद अस डॉक्टर बिंदु गर्ग, जो कि IVF स्पेशलिस्ट हैं फ्रॉम पास्ट 35 ईयर्स। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। द हेल्थ इंडिया शो में मैं सुरति जिंदल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर बिंदु गर्ग जी का, जो कि MD ऑफ नीलकंठ ग्रुप हैं, IVF स्पेशलिस्ट हैं फ्रॉम गुड़गांव एंड दिल्ली एंड ऑल्सो वर्ल्ड IVF सेंटर दिल्ली से वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। We also have here with us Dr. Vikram Chauhan, who is the Managing Director of Planet Ayurveda, and he is a MD in Ayurveda. A big round of applause, everyone. सो इस वक्त मेरे साथ 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं, एक आयुर्वेदा से हैं, एक IVF से हैं। बहुत सारे सवाल इस वक्त आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें काफ़ी सारे क्वेश्चन, स्पेशली अगर बात करें लेडीज़ की, तो IVF से कनेक्टेड बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे होंगे। एंड अगर हम जनरल ऑडियंस की बात करें तो ऑफ कोर्स आयुर्वेदा के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आज तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे क्योंकि मेरे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले मैं बिंदु जी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर बिंदु गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
शुक्रिया। डॉक्टर बिंदु गर्ग, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि नॉर्मली जितने लोग हैं उनके दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि आईवीएफ होता क्या है। सो हमारे जनरल ऑडियंस के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। एक बार जो भी यहाँ पर आए हैं सुनने वाले, प्लीज़ थैंक यू फॉर स्पेयरिंग देयर टाइम, और इतनी बारिश में आने का, मुश्किल से जाम में सब निकल के, सो आई से थैंक यू फ्रॉम द तहे दिल से। देखो, ये IVF एज द नेम सजेस्ट, इट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन्स जो नेचर बॉडी में करता है वो बॉडी, क्योंकि अपने आप प्रेगनेंसी फॉर सम रीजंस और द अदर द प्रेगनेंसी इज़ नॉट हैपनिंग। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ दैट वी in vitro fertilization means fertilizing the egg and the sperms outside the body. So what we do in this case is हम eggs बना के उनको through normal, I mean no कोई इतने लंबे सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं होते हैं, हम एग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और लैब में उनको स्पर्म से फर्टिलाइज करके embryo बना के we put them inside the uterus. So what nature has to do normally and what nature is not helping in that mother, we do it from outside. So इसीलिए इसको हम बोलते हैं in vitro fertilization, जो एक normal layman आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी सोचता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ नॉट एनीथिंग, कोई ये मेरिकल नहीं है कि ट्यूब में बच्चा। The only concept is that what nature does in the body, in the tube, we are doing in a laboratory tube. And that's the reason it's called as test tube baby layman के language में, और in vitro fertilization जो technical term है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब ये जानकर खुशी होगी कि IVF, जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, एक ऐसा कहते हैं प्रोसीजर है या एक ऐसी साइंस है जिसके ज़रिए बेबीज़ को जन्म देना इजीली पॉसिबल हो पाया है, और जिसके बारे में आज हम अधिक जानकारी डॉक्टर बिंदु गर्ग से हासिल करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर विक्रम चौहान भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आयुर्वेदा, लोगों ने आयुर्वेद के बारे में सुना भी है, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? आयुर्वेद आया कहाँ से है? कहते हैं भारत की जड़ों से ये कनेक्टेड है, तो थोड़ा आप हमें इस बारे में बताएं। थैंक यू जी, थैंक यू आप सबका। मैं शुक्रगुजार हूँ जो बारिश में बहुत ट्रैफिक जाम के बावजूद भी पहुँचे यहाँ पे। आयुर्वेद जो है, जिसके बीच में वेद शब्द आ गया, इसका मतलब हमारा भारतीय संस्कृति से तो उसका कुछ ना कुछ लेना तो है ही है। तो आयु मतलब आयु और वेद मतलब नॉलेज, तो जीवन का ज्ञान, ये आयुर्वेद है। काफ़ी सालों से, काफ़ी सदियों से ये हमारे बीच में है, हमारी लैंग्वेज में है, हमारी परंपरा में है। हम आम तौर पे आपने घरों में देखा हो, बात करते हैं, मुझे वायु की दर्दें हो रही हैं, लेडीज़ बुजुर्ग बोलती हैं मेरे घुटनों में दर्द है। वो ये नहीं बोलते मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, वो बोलते हैं मुझे वायु की दर्द हो रही है। या मेरे को किसी बच्चे को अगर फोड़े फिंसिया होते बोलते हैं तो इसको पित्त निकल आई है। तो ये पित्त जो है वो किसी ने सिखाया नहीं उनको, ये वर्ड जो है हमारी लैंग्वेज में है। तो ये लैंग्वेज कहाँ से आई? ये हमारी सदियों से चलती आ रही है और हम लोग जानते हैं, पर फिर भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आयुर्वेद। अब थोड़ा थोड़ा लोगों में इसकी जानकारी बढ़ने लगी है, क्योंकि पिछले 50-60 सालों से हम आयुर्वेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और ये रिकॉग्नाइज भी हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में। भारत में तो रिकॉग्नाइज है ही है, और इसकी यूनिवर्सिटी बन रही है अब। तो MD मैंने किया है और अब एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में। तो प्लैनेट आयुर्वेदा जो मैंने शुरू किया था, उसका पर्पस भी यही था, पूरे प्लैनेट पे हमने अपने आयुर्वेद को फैलाना है। तो पूरे प्लैनेट पे हम काफ़ी जगह तो फैला चुके हैं। यूरोप में काफ़ी सेंटर्स हैं, अमेरिका में हैं, और इंडिया में तो है ही हैं। तो आयुर्वेद घर घर में पहुंचाने का जो है, इस हमारा जो प्लैनेट आयुर्वेदा का जो हमने बीड़ा उठाया है कि इससे लोगों को हेल्थ देनी है और हेल्दी रहने का ज्ञान देना है, और उनको बताना है कि लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई करके, अपनी डाइट को चेंज करके आप बीमारियों से बच सकते हो और बीमारियों को जड़ से ठीक भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये एक थेरापेटिक, मतलब कि थेरेपी भी है जो
ऐसी ऐसी डिजीज़ को ठीक करने में हम कामयाब हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखे हैं, और आप भी, कुछ पेशेंट्स भी आए हैं मेरे, जो उन्होंने खुद भी उम्मीद छोड़ चुकी थी, बहुत सैड थे, डिप्रेशन में थे, और ऐसी लाइलाज बीमारियों से सफ़र कर रहे थे, जो कि अब बिल्कुल डिज़ीज़ फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो ये आयुर्वेद हमारे देश की परंपरा है, और ये हमारा एक तरह से खजाना है, जो कि हम इसको जितना चाहें उसको बांट सकते हैं दुनिया में। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज़। डॉक्टर बिंदु गर्ग, आपको 35 इयर्स हो गए हैं, 35 सालों से आप इस प्रोफेशन में हैं। सो क्या कुछ ऐसा लाइफ में आया कि आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में जाऊं और लोगों की इस तरह से मदद करूं? सो हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, स्टडीज़ से लेकर अब तक की जर्नी। मैंने इस फील्ड को, आई टुक द स्पेशलाइजेशन एट मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 30 years बैक आफ्टर माई मैरिज। एंड देन जब इंडिया में वापस आए और एक प्रैक्टिस की, जनरल प्रैक्टिस, एक तब तक एक ये बहुत सोशल स्टिग्मा था, और अगर किसी को बच्चा नहीं था तो उसको कितना सोशली कितना वो परेशान होती थी और प्रताड़ित किया जाता था। मुझे ऐसे भी पेशेंट्स याद हैं जो आके रो के बोलते थे कि हमारे घर में कोई फंक्शन अगर होता है तो हमें उसमें बैठने नहीं देते हैं, और बच्चे जो ऑलरेडी जेठानी के, देवरानी के बच्चे हैं, तो उनको इतने लिमिट तक हमारे इंडिया में दिस इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। सो आई यूज़ टू फील वेरी सैड, बट उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब तो खैर ये सब मिथ्स भी ख़त्म हो गई हैं, एंड पीपल हैव स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग दिस एज अ डिज़ीज़। ये कोई अब एक स्टिग्मा नहीं रहा है, लोगों को लगने लगा है कि नहीं, ये तो एक डिज़ीज़ है जिसके कि आजकल ट्रीटमेंट्स हैं। एंड IVF, बिलीव इट, इट्स अ बून फॉर सो मैनी केसेस जिनके सपोज मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है। पहले तो लोग बड़े बूढ़े जो घर में होते थे वो ये मानते ही नहीं थे कि मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई हैव सीन पीपल गेटिंग मैरिजेस 3 times अल्टीमेटली टू रियलाइज द प्रॉब्लम इज़ विद द मैन। सो ये एक बून हो गया, और एक ये सोशल प्रॉब्लम नहीं रहा है। पीपल आर कमिंग आउट, लोग आते हैं डॉक्टर के पास में। पहले तो OPD में बैठने में भी शर्म करते थे, तो इसलिए विथ टाइम वी रियलाइज दैट helping and giving the women a pregnancy and a happy and a child to a childless couple, I think it's the biggest thing a gynecologist can do. और आजकल हम देखते हैं कितनी खुशियाँ बांट रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके आता है और बेबी बॉर्न होने पे दैट मिठाई का डब्बा दैट वी ईट, दैट गिव्स अस सो मच ऑफ हैप्पीनेस। सो मैं यही बताऊंगी कि इस टाइम पर आजकल जो है ये हमारा कोई सोशल स्टिग्मा नहीं रहा है, इट इज़ टेकन एज अ डिजीज़, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक एवरी गायनिकोलॉजिस्ट इज़ कमिंग आउट कि हम किसी को हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट हेल्प दैट ए गायनिकोलॉजिस्ट कैन डू। क्या होता है, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज़। डॉक्टर विक्रम चौहान, जैसे कि आपने आयुर्वेद के बारे में हमें बताया कि आयुर और वेदा है क्या, बेसिकली आयुर्वेदा क्या है, आपकी जर्नी के बारे में डॉक्टर साहब अब हम जानना चाहेंगे फ्रॉम द स्टडीज़ इटसेल्फ। कैसे आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे आयुर्वेद का एक्सपर्ट बनना है? नॉर्मली जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं दे हैव लॉट्स ऑफ वेज, कई सारी राहें होती हैं, कई ऑप्शंस होते हैं। सो आपने आयुर्वेद को क्यों चुना, और इंडिया से लेकर इसे आउट ऑफ कंट्री आपने कैसे पहुँचाया योर जर्नी? देखिए, BMS एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है ग्रेजुएशन का इंडिया में, और BMS करने के बाद आप एलोपैथिक प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और मोस्टली 90% जो BMS ग्रेजुएट निकलते हैं आयुर्वेदिक कॉलेजों से वो क्विक मनी कह सकते हैं, क्विक प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करना कह सकते हैं, इसलिए वो इमीडिएटली वो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। परंतु मैंने BMS करने के बाद मुझे लगा कि आयुर्वेद जो मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा कि इसमें ऐसी डिजीज़ के बारे में लिखा है और उसका कोई मॉडर्न मेडिसिन से ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं हो रहा। तो जब मैंने शुरू किया इमीडिएटली BMS के बाद आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू किया, तो कुछ मेरे पास पेशेंट्स आए, वो इनक्योरेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, जैसे कि अस्थमा हो गया या कोई और इस तरह की बीमारियां थी, सोरियासिस हो गया। तो उनको मैंने मेडिसिन दी तो मुझे बड़े मिरेकलस रिजल्ट्स मिले विद इन 1 month। तो वो
मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी साइंस है, इसके बारे में और पढ़ना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू प्रैक्टिस मैंने उसको एमडी में एडमिशन लिया मैंने। तो 3 साल की एमडी हर्बल फार्माकोलॉजी में की, और उसके अलावा मैंने फिर इसको सोचा कि इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहिए। तो मैंने कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए, इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट डेवलप करी planetayurveda.com। तो पूरे वर्ल्ड से लोग मेरे पास आने लगे, अमेरिका से, यूरोप से। तो धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने लगी, और मेरा भी रुझान बढ़ता गया आयुर्वेद में। और इस तरह से मुझे लगा कि पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाना चाहिए, और ये मेरे कल तो है ही है। इसी तरह से मैंने शुरू किया। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक बार ताली हो जाए प्लीज़। डॉक्टर बिंदु गर्ग, अब मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कंसीव नहीं कर पाती हैं और वो ऐसे में आपके पास अप्रोच भी करते हैं। सो बेसिकली कौन कौन से टेस्ट हैं जो उन्हें गो थ्रू करने पड़ते हैं? इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है, कितने मंथ्स लगते हैं? एंड क्या ये पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम के IVF में वो सक्सेसफुल हो जाए, या दे हैव टू गो अगेन एंड हाउ मेनी टाइम्स कैन दे गो फॉर दैट? See, it's not necessary कि in case you're not able to conceive that you will undergo IVF only. हमारे पास अगर कोई सबसे पहले आता है, हिस्ट्री लेते हैं हम, कितने साल हो गए हैं उसकी शादी को। सपोज़ कोई बोलता है हमको 2 years, 3 years, we see the age. अगर 1% if the patient is very young, that doesn't mean कि हम उसको डायरेक्टली IVF बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू जाना पड़ता है, विच इंक्लूड्स द टेस्टिंग फॉर द मेन एंड ब्लड टेस्ट फॉर द फीमेल्स। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमें ये बताती है उसके हार्मोनल कहाँ पर वो स्टैंड करता है, हार्मोन्स कैसे हैं, एक की क्वालिटी कैसी है, एक बेसिक टेस्ट अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। द लीस्ट इन्वेजिव प्रोसेसेस फर्स्ट वी डू। अगर इनमें नॉर्मल निकलता है तो हम पहले उनको मेडिसिन देने का कोशिश करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स दैट व्हाट इज़ योर एज, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन ट्राइंग। और उसके बाद अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस में ऐसा निकलता है जिससे कि वो नॉर्मली कंसीव ही नहीं कर पाते हैं, ओनली देन दिस IVF इज़ सजेस्टेड। Otherwise, medicines can work and there are minor procedures. Suppose किसी की minor tubal block है, या किसी को यूट्रस में fibroids हैं या cyst है, they can all be corrected through the laparoscopic surgeries जो बोलते हैं, they are non-invasive surgeries. इसमें कोई एब्डोमेन नहीं खुलता है, जो सर्जरी का नाम doesn't mean कि we have to go for a major surgery. These are the minor procedures which help. Only when we feel that all these procedures are not working और ये कामयाब नहीं हो रहे हैं, तब हम उसको IVF का सजेशन देते हैं। टाइम तो आपको कोई ज़्यादा नहीं है, बट फुल वर्कअप टेक्स ऑलमोस्ट 56 डेज़। 56 डेज़ में हम इस प्रोसीजर को हम एक्सट्रैक्शन राइट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन टिल द प्रोसीजर, आप मान लीजिए 2 महीना, बट टाइम इज़, वी डोंट वेस्ट टाइम बट वी डोंट इवन प्रोलॉन्ग द थिंग्स। अगर आपको IVF करना होता है तो 2 महीने के लिए जो है ये नॉर्मली यू कैन अंडरगो। एज फार एज द रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड, येस इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, पहला तो मैंने आपको दोबारा हम बता रहे हैं, एज पे बहुत डिपेंड करता है। सेकेंडली आपका रीज़न क्या था, आपको क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रही, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस क्या रेट है। बट 1 साइकिल तो कोई ज़रूरी नहीं है, 2nd साइकिल, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नंबर ऑफ़ साइकिल्स है, नॉर्मली 2 और 3 में हमें पता चल जाता है कि इसको और आगे कितना हमको ट्राई करना चाहिए। नॉर्मली पीपल कंसीव विद इन 2 मैक्सिमम 3। अगर 3 साइकिल्स में भी नहीं प्रेगनेंसी हो रही, देन वी गो रिट्रोस्पेक्टिवली एंड टेक अ डिसीजन वेदर टू गो अहेड विद द सेम प्रोसीजर। कहीं ना कहीं तो हमें लाइन ड्रॉ करना ही है। यू कांट कीप ऑन ट्राइंग एनीथिंग। अगर कोई नहीं ठीक हो रहा है तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट वी हैव टू गाइड, वी हैव टू टेक अ डिसीजन कि हमें आगे क्या करना है, जो कि और आगे ऑप्शंस भी हैं। फिर हम अकॉर्डिंगली कपल को उसको डिसाइड एंड वी हेल्प देम टू टेक अ डिसीजन। इस बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन अभी हम डॉक्टर विक्रम चौहान से ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ये जो हर्ब्स हैं ये आप कहाँ से लाते हैं, कहाँ पर आपने फैक्ट्री इसके लिए तैयार की है, कहाँ पर ये सब कुछ होता है, मतलब वी वुड लाइक टू नो अबाउट इट। देखो जो हर्ब्स हैं वो पूरे इंडिया में उगती हैं, इंडिया के बाहर भी उगती हैं, क्योंकि ईश्वर ने सब जगह को ब्लेस किया है।
तो जहाँ पे जिस हर्ब के हैबिटेट है, जैसे कोई हिमालय में है, कोई केरला में है, कोई भूटान में है, कोई असम में है, कोई नेपाल में है, कोई राजस्थान में, इस तरह से अलग अलग हर्ब्स के अलग अलग हैबिटेट है जिसमें उसका सबसे ज़्यादा सत्व होता है, इफेक्टिव होती है, वहाँ पे होती है जो वहाँ पे पैदा होती है, तो वहीं से हम मंगवाते हैं। जैसे कुटकी है वो पहाड़ों में होती है, उत्तराखंड में होती है, नेपाल में होती है, भूटान में होती है, तो कुटकी हम भूटान से मंगवाते हैं। जो छोटी इलायची है वो केरला में होती है ना। जो गुग्गुल है वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स अलग अलग जगह से मिलते हैं। तो इसकी फैक्ट्री आपने कहाँ पर डॉक्टर साहब लगाई है? ये हमारी फैक्ट्री जो है वो मोहाली में है, पंजाब में। और जो प्लैनेट आयुर्वेदा है वो भी चंडीगढ़ में है? वो भी वहीं पे, उसी को प्लैनेट आयुर्वेदा की शुरुआत तो चंडीगढ़ से ही हुई थी, बट अभी हम मोहाली में, मोहाली और चंडीगढ़ इज सेम सैटेलाइट टाउन है, तो वहीं पे है, मोहाली में ही। अभी डॉक्टर साहब से हम काफ़ी कुछ जानेंगे, डिसीज़ के बारे में भी जानेंगे। आई एम श्योर आप सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवालों के भी जवाब लेंगे। लेकिन अभी हम डॉक्टर बिंदु गर्ग से ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि 3 साइकिल्स के बाद भी अगर नहीं हो पाता है तो कुछ प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही धारणा है कि इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। क्या ऐसा है या नहीं है? नहीं, एक्सपेंसिव तो ऐसा नहीं है। पहले एक मिथ है कि चार्जेस आर इन लैक्स, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में जब ये सब प्रोसीजर्स शुरू हुए तो ख़ास जगह पे होते थे, जैसे बॉम्बे, इट वाज नॉट अवेलेबल, बट नाउ इट हैज़ बिकम जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रोसीजर्स। सो एक तो ट्रैवलिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, रहने के बाद मेडिसिन भी अब उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। सो इस एरिया में इतनी फास्ट डेवलपमेंट हो गया है कि जब चार्जेस हैव बिकम मच लेस, बट स्टिल एक अगर हम एवरेज बताएं तो 1 साइकिल नॉर्मली कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 1 लाख, मैक्सिमम अगर आप जाते हो तो 2 lakhs, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। सो ये जो मिथ है कि ये लैक्स एंड लैक्स हैं, इट इज़ आई थिंक अफोर्डेबल बाय एनी नॉर्मल पर्सन, जो कि आजकल लोग हेल्पिंग भी बहुत करते हैं। एक एजेंसीज भी आ गई हैं जो कि जैसे हमारे यहाँ पर हम CSR एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें अगर कोई कपल ऐसा होता है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है, सो वी गिव देम डिस्काउंट्स ओनली। आई मीन आवर एम, नॉट माई एम ओनली, आई थिंक एवरी डॉक्टर नाउ एम्स कि अगर हमारे पास कोई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता, सो पीपल आर हेल्पिंग ऑल्सो। So ultimately just to make that it is not a very expensive procedure, और हर कपल आजकल ये अफोर्ड कर सकता है। ये जो प्रोसीजर है डॉक्टर बिंदु गर्ग, इस प्रोसीजर में कितने पेन्स के थ्रू जाना पड़ता है? फीमेल्स को जनरली यही लगता है कि लॉट ऑफ इंजेक्शंस दे हैव टू गो थ्रू, लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव टू बेयर। सो क्या ये वाकई थोड़ा सा डरावना है या इट्स एन ईजी थिंग, बस लोग ऐसे नाम से डर जाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा पूछा, बिकॉज यही धारणा है। कई लोग इसमें कहते IVF कराने के पहले वो दे हैव टू प्लान, छुट्टी लेनी पड़ेगी बहुत, हमें पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा। स्टिल पीपल फील ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंजेक्शंस येस, बट उसकी जो सिरिंजेस भी होती हैं, जो नीडल्स भी होती हैं, जैसे इंसुलिन लगाया, इंसुलिन सिरिंज, नाउ एवरीबडी इज़ टेकिंग द इंसुलिन एवरी डे, अपने आप ही ले लेती हैं फीमेल्स। सो इंजेक्शंस आर जस्ट लाइक दैट, पेनफुल नथिंग। जहाँ पर पेन होने का बात है वो सब एनेस्थीसिया में होता है। एग एक्सट्रैक्शन ऑल अंडर एनेस्थीसिया, और ये पेनफुल प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। डन अ प्रॉपर काउंसलिंग, बस व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल तो उसका जो डिप्रेशन होता है पेशेंट को, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। बट अगर आपको उसको, हम लोग बहुत उसको पूरा समझ के उसको पूरा आप एक काउंसिल करके जब आप शुरू करते हैं, तो आजकल एक कपल इतने एजुकेटेड हो गया है, दे टेक इट एज अ पॉजिटिव कि हमने अपना ट्राई किया, डॉक्टर ने अपना ट्राई किया। तो आई थिंक फिजिकली इट्स नॉट पेनफुल, मेंटली येस, पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग कि अगर ये 1% वी आर नॉट सक्सेसफुल, सो देयर आर मेनी ऑप्शंस। सो पेनफुल एब्सोल्युटली नो। रेस्ट, थोड़े दिन तक रेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद यू कैन जॉइन योर ड्यूटीज़। बेड रेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं होता। आप घर में बैठ के, आजकल तो इतने अच्छे प्रोविजंस है वर्किंग फ्रॉम होम, सो आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यू कैन राइट फ्रॉम नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम।
वेरी गुड। और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी हम डॉक्टर विक्रम चौहान से ये पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अब तक 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपने अलग अलग तरह के केसेस देखे होंगे, अलग अलग तरह के पेशेंट्स देखे होंगे। सो आई एम श्योर क्रूशल से क्रूशल केसेस भी आपके सामने आए होंगे। हाउ ईजिली यू हैव गॉन थ्रू ऑल दैट? आपने मतलब वो केसेस देखकर क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि वुड यू बी एबल टू डू दैट और नॉट, या आपने कहा कि कैसा भी केस हो आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल ट्राई और आई विल क्योर इट, समथिंग लाइक दैट? देखिए, आयुर्वेद के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो श्लोकों में लिखे गए हैं। उसमें बताया गया है विकारो नाम अकुशलान जा जीरियत कदाचिन। मतलब कि जो कुशल वैद्य है उसको विकारों के नाम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आयुर्वेद का सिंपल प्रिंसिपल है सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया। ये मतलब कि अगर जिसकी जो अग्नि है वो बैलेंस्ड है, जिसकी टिश्यूज़ बैलेंस्ड है, तो वो उसी को स्वस्थ बोलते हैं। तो उसका बैलेंस रिस्टोर करना ही आयुर्वेदिक वैद्य का फर्ज है। उसको डिजीज़ का क्या नाम है उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी है, ये वैदिक नॉलेज कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, जो वेदों में लिखा है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। केवल हमारा शरीर नहीं, पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि जो है 5 तत्वों से बनी है। कभी आपने पंडित जी से सुना होगा, किसी से सुना होगा कि 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों में मिल जाएगा, तो पंडित जी को कहाँ से वो नॉलेज आई? वो भी वैदिक नॉलेज है। तो वेद जो है वो सनातन है, दे आर इटर्नल। सो सेम इज़ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद जो है वो वैदिक नॉलेज ही है। तो वो हमें बताता है कि हमारी बॉडी जो है यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। तो अगर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को अगर हम देखें, उससे हमारा शरीर बना है, तो उसको वो 3 एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रही हैं उन 5 तत्वों को, वात, पित्त और कफ। वात मीन्स वायु, पित्त मीन्स अग्नि और कफ मीन्स पृथ्वी और जल। तो ये 5 तत्व जो हैं वो 3 एनर्जीज के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। तो वो 3 एनर्जीज जो है हम देख लेते हैं पल्स से कि कौन सी एनर्जी ऊपर नीचे है। अगर किसी को कोलाइटिस है तो इसका मतलब उसका वात और पित्त अपसेट है। किसी को सार्कोइडोसिस है, उसका मतलब उसको कफज रोग है, ठीक है ना। जैसे किसी को परप्यूरा है या पित्त ब्लडी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, उसका मतलब उसको पित्त रोग है। तो हमने तो वात, पित्त, कफ का ट्रीटमेंट करना है। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च। सर्वदा मतलब ऑलवेज, सभी भावों की जो वृद्धि का कारण है सिमिलर चीज़ें हैं। मान लो किसी ने यहाँ पे आग जल रही है, तो अगर उसमें पेट्रोल डालेंगे तो आग बढ़ेगी, अगर उसमें मिट्टी और जल डालेंगे तो आग घटेगी। तो ये प्रिंसिपल श्लोक में लिख दिया है, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च। मतलब ह्रास मतलब कमी, उसकी कमी को उसको कम करने के लिए आग को उसमें ऑपोजिट डालना पड़ेगा। तो ऑपोजिट क्या है आग के? हम रेत डालते हैं या पानी डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी कई जगह देखे होगी रेत की बकेट्स होंगी फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो उसके ऑपोजिट गुण है अग्नि के, पृथ्वी और जल के। तो पृथ्वी डालते हैं और जल डालते हैं। तो यही जो 5 तत्वों का इम्बैलेंस होता है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने सिर्फ अपने जो फूड है, क्योंकि फूड जो है हमारा जो खाना है वो भी 5 तत्वों से बना है, उसी फूड से हमने पेशेंट का जो दोषों का इम्बैलेंस है, जो एनर्जीज़ का इम्बैलेंस है, उसको ठीक कर देना है। और जो औषधियाँ हैं, जो हर्ब्स हैं, उनके भी ऐसे ही गुण होते हैं। कोई औषधि गर्म है, कोई औषधि ठंडी है। ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों को कि आयुर्वेदिक औषधि गर्म होती है। ऐसा नहीं है, आयुर्वेदिक का औषधि ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेद काम ही नहीं करता है। ये ऐसा भी नहीं है। आप अदरक खाइए, लाल मिर्च खाइए, हरी मिर्च खाइए, 2 मिनट में पता लगेगा काम करता है कि नहीं करता, ठीक है ना। तो वो पित्त बढ़ाता है। अब पित्त को शांत कौन करता है? जैसे नारियल का पानी है ना, चंदन का टीका लगाते हैं साउथ इंडिया में, आपने देखा होगा। तो चंदन को है, पित्त को, गर्मी को ठंडा करता है। ब्रह्मी है, ब्रह्मी का शरबत लोग पीते हैं ना। तो ये क्या करते हैं? खस का शरबत पीते हैं। तो ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये ठंडी जड़ी बूटियाँ हैं। तो हमने 5 तत्वों का जो बैलेंस है वो कैसे बनाना है? अपने आहार से और अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से और अपने विचार से भी और अपने लाइफस्टाइल से भी। तो कुछ अपने जो पैतृक विचार हैं उनको थोड़ा शांत करें तो गर्मी वैसे ठीक रहेगी।
है ना, लोगों को स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, गुस्सा आता है, तो साथ में एसिडिटी हो जाती है। तो अब उसका क्या रिलेशन है? तो हमारे ब्रेन का हमारे गट से रिलेशन है, हमारे ब्रेन का हमारे हार्मोन से रिलेशन है। तो हमारे ब्रेन का हमारी थॉट्स का हमारे शरीर के एक एक सेल के साथ रिलेशन है। तो हमारे एक एक सेल में वात, पित्त और कफ जो है, ये जो 5 एनर्जी, जो 5 तत्व हैं, ये हमारी वैदिक संस्कृति ने हमें बताया और वो हम उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई लंबी चौड़ी भी बीमारी लिख के दे दो कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से कि ये इस बीमारी का नाम है, जैसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा इस बीमारी का नाम है, उस बच्ची को हुई थी, आईटीपी लिख दिया और बहुत परेशान थे वो, तो आईटीपी के इतने लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। तो वो मेरे पास आए एंड विद इन 3 days शी वॉज क्योर्ड, 3 days। तो ओह माय गॉड। 3 दिन में एक पेशेंट आया जो पिछले 6 महीने से कभी मैक्स जा रहा है, कभी फोर्टिस जा रहा है, कभी एम्स जा रहा है, और वो अपना खर्चा भी कर चुका है। बहुत ऐसी औषधियाँ और मॉडर्न मेडिसिन लगी उनको बच्चे को, फिर भी उसके प्लेटलेट नहीं बढ़ रहे थे। तो ये ऐसी स्टोरीज हैं, यहाँ पे साक्षात एग्जाम्पल बैठे हैं। इसके अलावा लिवर फेलियर वाले हैं, पेशेंट है, लिवर सिरोसिस का पूरी दुनिया में इलाज नहीं है, लिवर ट्रांसप्लांट ही बोला जाता है। उनको एसाइटिस था, पानी भरा हुआ था पेट में, उनका एल्ब्यूमिन लेवल बहुत कम था, उनको आयुर्वेद की औषधियाँ दी। हमारे हिसाब से तो पित्त रोग है, लिवर इज द सीट ऑफ पित्त, अग्नि का अग्नाशय और जो अमाशय और जो यकृत है, ये पित्त का स्थान है। तो हमने उस पित्त को निकाल दिया तो लिवर रीजनरेट कर गया। तो हमने तो ना तो लिवर डिजीज़ को इंग्लिश में मतलब अंडरस्टैंड या ठीक करने की कोशिश की, हमने आयुर्वेद के हिसाब से 5 तत्वों के हिसाब से उसको ठीक किया। जैसे इनका सार्कोइडोसिस था, सार्कोइडोसिस भी उसके लिए काफ़ी सालों तक कोई टीबी के ट्रीटमेंट चलते रहते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट्स चलते रहते हैं, है ना। कई बार उसको मिसडायग्नोस हो जाता है टीबी के तरह से, पर अगर डायग्नोस हो भी जाए सार्कोइडोसिस तो फिर वो स्टीरॉइड्स चलते रहते हैं। तो स्टीरॉइड्स खा खा के बोन्स भी ख़राब हो जाती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और उनको हमने वही कफज रोग का इलाज किया, जैसे हल्दी दे दी और इस तरह की अदरक दे दिया और इस तरह की औषधियाँ दे दी, जिनसे उनका क्योर हो गया। अब वो बिना दवाइयों के ठीक है। तो जितने भी पेशेंट मेरे बैठे हैं, दे आर लिविंग विदाउट मेडिसिन। सो दैट इज़ द एम ऑफ आयुर्वेदा। ये पर्पस यही है, प्रिवेंशन एंड थेरेपी एंड लिविंग विदाउट मेडिसिन। 100 साल तक तो हमारी लाइफ लिखी है ना ईश्वर ने जी, तो बिना मेडिसिन के आप जिंदा रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा आज टॉपिक चल रहा है, डॉक्टर साहब आए हुए हैं आईवीएफ का एग्जाम्पल अब वेदों में भी मिलता है। वेदों में देखो, जो आपने सुना होगा, जो कौरव थे 100 बच्चे थे, तो वो कैसे पैदा हो गए? और 100 बच्चे वो मटके में बनाए गए थे, वो टेस्ट ट्यूब में बने थे। और जो गंधारी थी, गंधारी के 100 भाई थे, ये भी आप कभी आप देखना, महाभारत में स्टडी करना, जो शकुनी थे उसके 99 और भाई भी थे। तो वो कौरव, उसके बच्चे भी 100 थे और उसके भाई भी 100 थे। तो ये ऐसी मिरेकल्स जो होती थी उस ज़माने में भी होती थी। और ये महाभारत, और जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना वेदों की, कि वैदिक टाइम था, आजकल के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है कि हिस्ट्री की बुक्स देखें, ये तो 500 BC में, 1000 BC में या 1500 BC में वैदिक इरा था, फिर प्री वैदिक इरा था और इस तरह से था। ये हिस्ट्री की किताबों में मॉडर्न जो अंग्रेज आए उन्होंने लिख दिया, जो हिस्टोरियन आए। बट जो हमारी संस्कृति कहती है, भारतीय संस्कृति, वो वेदों के बारे में उसका ये कहना है कि ये भगवान के मुख से निकले हुए शब्द है। ये वेद वही हैं, जब सृष्टि पैदा हुई, जब भगवान ने बनाई, उसी समय वेदों की रचना की। सो वही वेद है। तो वो उन वेदों का एक अंग जो है, उपवेद जो है, वो आयुर्वेद है। वो दैट इज़ अबाउट मेडिकल साइंस, जो आयुर्वेद है। तो ये चीज़ें जो हैं, मिसकंसेप्शंस और धारणाएं और बहुत सारे डाउट्स और भ्रांतियाँ, ये आयुर्वेद के बारे में हैं। तो ये बहुत अच्छी हमारी साइंस है। और मैं सभी आपके माध्यम से सारी दुनिया को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको पढ़ें, अपने बच्चों को समझाएं और अपनी बीमारियों से बचने के लिए आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना खान पान चेंज करें और अपना सारा सिस्टम ठीक करें, तो आपको बीमारियाँ लगेगी ही नहीं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
खान पान सही करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हम ऐसा करते कहाँ हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में करनी ज़रूरी होती हैं, सब चीज़ों के लिए टाइम होता है, लेकिन अपनी सेहत की तरफ ध्यान देने में जो है ना, हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। तो थोड़ा सा वक्त अपने आप को देना है और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना है। डॉक्टर बिंदु गर्ग, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, आईवीएफ के केस में जैसे कि अगर एग जो है वो टर्न होता है इनटू अ बेबी, सो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसमें ट्विन्स या 3 बच्चे या 4 ऐसी पॉसिबिलिटी है? अगर हो सकते हैं तो क्या वो तंदुरुस्त होते हैं या वो भी एक तंदुरुस्त एक वीक, कुछ ऐसा भी होता है? देखो, आईवीएफ में पॉसिबिलिटी तो ट्विन्स हो सकते हैं, 3 वेरी रेयर, बिकॉज गाइडलाइंस आ गई हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस बाहर में कई कंट्रीज़ में तो अलाउड ही नहीं है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स आपने कितने एग ट्रांसफ़र किए हैं। अगर आप एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करोगे तो ऑब्वियसली सिंगल बेबी होगा। हमारे इंडिया में अब भी रेगुलेटरी बॉडीज़ आ रही हैं, बट टिल टुडे इट इज़ नॉट कि हमको एक ही एग ट्रांसफ़र करना है, बट वी डोंट वांट, वी नेवर ट्रीट कि आपको ट्विन्स हो, क्योंकि 9 मंथ्स जो है वो ट्विन्स का मैनेज करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, विमेन के लिए भी प्रॉब्लम है, और कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली एक सिंगल बेबी में लेस होती हैं, तो वी डोंट वांट ट्विन्स। बट अगर आप 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हो तो चांसेस आर देयर that there can be twins. Triplets, no, we don't transfer 3 embryos these days. It's not allowed, but rarely कभी-कभी वो ट्विनिंग से ट्रिपलेट्स अगर होता है तो उसका डिविजन हो जाता है, बट वी नेवर वांट ट्विन्स और वी नेवर वांट, वी ऑलवेज वांट कि एक सिंगल बेबी हो तो बेटर, हेल्दी हो। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लाइफस्टाइल चेंजेस, हम सबसे पहले अपने जो भी पेशेंट्स आता है उनका बीएमआई देखते हैं। अगर वो बहुत मोटा है तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं उनको कि आप 2 महीने जाइए, वर्क ऑन योर सेल्फ, एक्सरसाइज, डाइट अगेन हैज़ अ मेजर रोल। अगर आप सपोज एक हेल्दी डाइट लेते हो तो आपका यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम बनता है, एग क्वालिटी इज़ ऑलवेज बेटर, एक्सरसाइजिंग। सो आई थिंक इफ़ वी कंबाइन एवरीथिंग और एक पेशेंट को या एक टोटो होलिस्टिक अप्रोच दीजिए, सो आई थिंक एवरी डिजीज़ कैन बी केटर्ड। लाइफस्टाइल चेंजेस तो हर चीज़ में, स्ट्रेस हैज़ मेजर रोल। स्ट्रेस अगर होता है तो एक क्वालिटी ख़राब होती है, तो यू शुड ऑलवेज लीड। ट्राई कहना तो खैर बहुत ईजी है कि स्ट्रेस मत करो, बट उसके लिए योगा, मेडिटेशन, येस, इवन जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, इवन आयुर्वेदा हेल्प्स अ लॉट। सो वी एडवाइज दैट आप पहले होलिस्टिक अप्रोच करो टू मेक योर बॉडी अ फिट वन, ओनली देन गो फॉर द थेरेपीज। डॉक्टर साहब, आईवीएफ से अगर कोई लेडी कंसीव करती है, सो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कंसीव करने के बाद भी कोई परेशानी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए और बच्चा जो है कम्प्लीटली जो है कन्वर्ट ना हो पाए और प्रॉपर जो है कहते हैं ना कि बेबी प्रॉपर टाइम पे आ रहा है, सो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो आईवीएफ के थ्रू कंसीव तो हो गया, लेकिन एज एंड व्हेन मंथ्स गोज वो जो है कंसीव जो किया था वो मतलब बेबी नहीं रह पाता? कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं कि आईवीएफ के थ्रू? नो, देखो ये मिथ है अगेन कि अगर हमारा आईवीएफ बेबी बॉर्न है तो ये एबनॉर्मल होगा। See, IVF is just helping the nature. Otherwise, the baby born is just the same. यूट्रस को नहीं पता कि हमारा जो एम्ब्रियो आया वो थ्रू द ट्यूब्स आया या हमारा इन द लेबोरेटरी। तो कॉम्प्लिकेशन का जो रेट है वो इट इज़ द सेम। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी तो हम सुनते हैं कितनी बार अबॉर्शन हो गया, प्री टर्म लेबर हो गया। सेकेंडली, हमने IVF जो किया क्यों किया? ज़्यादातर ये लेडीज़ ब्लड प्रेशर की मरीज़ होती हैं, ये डायबिटिक होती हैं, या एज के द्वारा और बीमारियां होती हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस कैन बी बिकॉज ऑफ द डिजीज़, बट आईवीएफ पर से के वजह से तुम्हारा कोई कॉम्प्लिकेशन हो, वो ऐसा मिथ है। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है ऐसी थ्रू आईवीएफ होता है, बट थोड़ी सी प्रिकॉशंस हम इसलिए ज़्यादा करते हैं कि देखो इतनी मुश्किल से, इतना पेन्स लेने के बाद, इतने ईयर्स के बाद में आपने कंसीव किया है, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बट कॉम्प्लिकेशंस का रेट जो 3% बोलते हैं एनामलीज का, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है और थ्रू आईवीएफ भी, इट्स द सेम। हाउ मेनी सक्सेसफुल केसेस you've seen till now? अभी तक तो आई एम श्योर 35 years है तो बहुत होंगे।
Yes, in the last, I think more than 20,000 babies we have delivered. We have centers all over India. तो इसलिए हमें 35 से भी शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे अब. तो मोर देन, बाकी तो ये है कि स्टैटिस्टिक्स बनाने का हम, आई थिंक आई हैव क्रॉस दैट स्टेज where I see on the numbers, but I'm sure more than 20,000 babies we have delivered. We have into this practice for the last, we are the third generation of our family which is into this, which is into this field. So overall, I think yes, God has been favorable to us. हम अपने ऊपर एक भगवान का हमेशा से प्रे करते हैं, हाथ बना रहे, so that we work to our best and we give happiness to whosoever comes to us. डॉक्टर बिंदु गर्ग, आप हमारे ऑडियंस को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? थिंग्स रिलेटेड टू IVF, क्या और चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई वो जान सकें और अपनी लाइफ में खुशियाँ ला सकें? देखो, एक हमारा एक जनरल एक द मैसेज दैट आई वांट टू गिव टू एनी वर्किंग फीमेल कि लाइफ में एक बैलेंस होता है, करियर में और एक आपकी पर्सनल लाइफ. आजकल जो लड़कियां हैं वो करियर में बहुत ज़्यादा जाती हैं. सबसे पहले कि आप अभी हमारा जॉब हो जाए, और एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं लोगों की कि हमारे 30 इयर्स के बाद में हमारा घर होना चाहिए, हमारे पास एक बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो, पार्टीज़ हों. तो वो सोचती हैं अरे जब ये सब हो जाएगा तब हम बचा कर लेंगे. ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप कितना भी आप अपने प्रोफेशन में राइज कर लो, बट अल्टीमेटली व्हेन यू कम होम यू वांट टू हैव अ नाइस फैमिली विद अ स्मॉल बेबी, सो द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इन लाइफ. तो एक बैलेंस बनाना चाहिए, राइट एज होनी चाहिए. आप अगर 35 के बाद में सोचते हो कि अच्छा अब तो मैं बहुत रिच भी बन गई, अब मेरे पास सब कुछ हो गया, नाउ आई वांट अ फैमिली, देन यू बिकम स्ट्रेसफुल. फिर आपको इस बात का स्ट्रेस होने लगता है कि अरे अब बच्चा नहीं है. तो वन शुड ऑलवेज मेक अ बैलेंस व्हाट यू नीड इन योर लाइफ का फेजेस में. लाइफ के फेज में आप प्रोफेशन को भी करो और अपना एक फैमिली प्लान भी टाइमली करो. और अगर वन पर्सन, इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट एन अर्ली एज. दिस इज़ व्हाट. और ये जो रात में जगने का आजकल एक ट्रेंड हो गया है, मोबाइल्स 2-2, 3-3 बजे तक, सब मुझे लगता है सब मदर्स आर नाउ दे और लड़कियां सुनती नहीं हैं. सो दे ऑल से दैट. मैं अपने घर में परेशान थी और मैं अपनी डॉटर से बोला करती थी कि तुम 2 बजे तक ये फेसबुक में करती क्या हो, कि आइदर यू हैव अ बॉयफ्रेंड, यू आर टॉकिंग एट 2 o'clock, और व्हाट आर यू डूइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड. सो ये चीज़ें, अगर ये टेक्नोलॉजी बून है, यू शुड टेक प्रॉपर स्लीप, यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, यू शुड ईट प्रॉपर, एंड एक अपना अच्छी एक लाइफस्टाइल बनाओ एंड डू व्हाट इज़ नीडेड एट द राइट टाइम. मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी. जैसे कि आपने कहा देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे डोंट स्लीप इन द नाइट एंड दे आर मोर इनटू मोबाइल्स एंड ऑल. सो दिस इज़ अ डिफरेंट केस. लेकिन कई ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन ही नाइट का है, दे हैव टू गेट रेडी इन द नाइट, उनको जागना पड़ता है एंड देन दिन में उनको सोना पड़ता है. सो अकॉर्डिंगली जो उनकी बॉडी की जो साइकिल है, या फिर ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो सारा चेंज हो जाता है. इन दैट केस क्या करना चाहिए उन लेडीज़ को, दोज हु आर वर्किंग इन द नाइट एंड देन they are sleeping during day hours? देखो, अगर आपको लग रहा है कि यस, एक तो प्रॉपर स्लीप, रात में प्रॉपर खाना, वो जोमेटो ऑर्डर करना कि ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स यू शुड कीप अ ट्रैक ऑफ योर ओन फूड ऑल्सो. और अगर मस्ट है तो ज़रूरी है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ये बहुत स्ट्रेसफुल हो रहे हो, तो मैं तो एडवाइस करती हूँ आप थोड़े साल के लिए एक चेंज ले लो. यू टेल योर बॉस कि आई एम, एंड देयर आर सो मेनी फीमेल्स जो हमसे सर्टिफिकेट लेके जाती हैं कि हम उनको लिख के देते हैं कि यू प्लीज़ चेंज योर ड्यूटी. मस्ट है तो देखो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट देन आपको अपना खुद को पता चलता है कि ये मेरे लाइफ में स्ट्रेस बना रहा है, एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस अबाउट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इफ़ इट इज़ अ मस्ट, तो एक बैलेंस करना भी आप सीख जाते हो. क्या बात है? इस पे मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा. आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ कहे गए हैं. आहार मीन्स फूड, निद्रा मीन्स स्लीप,
ब्रह्मचर्य मीन्स लाइफस्टाइल। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है रात को सोना, और रात को आयुर्वेद में रात्रि को तमो भवा कहा गया है कि जो तम से भरपूर होती है, तामसिक समय होता है उस समय। तो उस समय जागना जो है आपके मन में भी तामसिक भावनाएं पैदा करता है, आपका बॉडी के जो मैंने एनर्जीज बताई वो भी इम्बैलेंस करता है, वायु का इम्बैलेंस करता है। और वायु जो है जब इम्बैलेंस होती है हमारी बॉडी में तो 80% ऑफ द डिजीज़ आर कॉज्ड बाय वायु इम्बैलेंस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो सारी बीमारियों का जो कारण है आयुर्वेद में बता दिया गया कि अगर आप रात को नहीं सोते हैं तो रात को सोना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रात को सोने के लिए भगवान ने बनाया, तो रात को सो। और डाइट का मैं अक्सर ग्रीन जूस और रेड जूस बोलता हूँ कैंसर पेशेंट में, और नॉर्मल जिसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं उसमें भी ग्रीन जूस भगवान ने उसमें भरपूर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सारे जानवर ग्रीन जूस पी रहे हैं, ग्रीन खा रहे हैं तो जूस बन जाता है उनके अंदर। तो भगवान ने जब बेबी जब पैदा होता है ना तो वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही, कुछ महीनों के लिए माँ का दूध पीता है, उसके बाद वो हरा खाता है। तो हम लोग कितना हरा खा रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो हमारी लाइफ से हरियाली गायब है। तो आप हरियाली लेके आओ, कुछ धनिया खा लिया करो, जैसे गाय घास खाती है आप थोड़ा सा धनिया खाया करो, उसी से आपका आयरन लेवल, कैल्शियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल, सब लेवल्स बढ़े रहेंगे। और जो चीज़ और खट्टा उसके साथ डाल के खाना है वो विरुद्ध आहार बताया गया आयुर्वेद में। जो बीमारियां हो रही हैं आजकल, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, और जो ओबेसिटी तो चलो हाई फूड की, हाई कैलोरी डाइट की वजह से हो रही है, परंतु जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो पिज़्ज़ा आता है उसमें पाइनएप्पल लगा होता है, उसमें टमाटर लगा होता है, जबकि क्लियर कट मना है आयुर्वेद में कुछ भी दूध से बनी चीज़ के साथ कुछ भी खट्टा नहीं खाना। जैसे आप खट्टा खाएंगे आपके पेट में रिएक्शन होगा, ऐसे एंटीजेंस बनेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा हो गए। ये आयुर्वेद में लिखा है। इनकम्पैटिबल फूड्स का कंसेप्ट आयुर्वेद में बहुत सदियों से लिखा गया है, तो उसको समझो। जो विरुद्ध आहार है वो मत खाओ। ऑपोजिट जो तसीर होती है ना, कोई गर्म तसीर के, ठंडी तसीर के और मीठे के साथ खट्टा, इस तरह से मिक्स मत करो, तो उससे क्या होगा, ऑटो इम्यून बीमारियां नहीं होंगी। तो ये कंसेप्ट को अगर आप पढ़ेंगे इंटरनेट पे आयुर्वेद के बेसिक चीज़ों को, आधी से ज़्यादा बीमारियां वैसे ही छूट जाएंगी। विरुद्ध आहार अभी आपने कहा, तो उसमें मैं ये पूछना चाहूँगी, बहुत से लोग हैं जब कोई फंक्शन होता है, पार्टीज़ होती है, सो क्या कहते हैं, दही के भल्ले या दही से रिलेटेड आइटम भी लेते हैं और साथ में दूध से रिलेटेड चीज़ें भी लेते हैं, जैसे कि खीर हो गई या एनीथिंग एल्स, तो क्या वो भी गलत है? वो अग्नि बल के ऊपर निर्भर करता है। जो पेशेंट है, जो लोग खा रहे हैं, किसी को कहते हैं ना, किसी को ये चीज़ सूट करती है, किसी को ये चीज़ सूट करती है। कुछ तो यूनिवर्सल लॉज बना दिया आयुर्वेद में कि अपनी ये चीज़ें तो नहीं खानी, ये तो विरुद्ध है ही हैं। जैसे कि दूध के साथ खट्टी चीज़ें हैं वो नहीं आपने लेनी है, तो ठंडी जिसकी तसीर है उसके साथ गर्म तसीर वाले नहीं लेने हैं। परंतु कुछ चीज़ें जैसे आपने बताया, दूध और दूध के विकार, इसको बोलते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दे कैन गो टुगेदर बिकॉज उनकी तसीर ठंडी है और उनके जो रस गुण वीर्य विपाक है वो सिमिलर है। परंतु ये फिर डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से हर पर्सन जो है 5 तत्वों से बना, और किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा है, किसी में वायु तत्व ज़्यादा है, किसी में, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो जिसमें पहले से ही पृथ्वी तत्व ज़्यादा है तो उसको मोटापे की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। दूध और दही में मोटापा बढ़ाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि वो गरिष्ठ भोजन है, हैवी फूड है, तो वो जल्दी से मोटापा बढ़ाएगा। तो इसलिए पतले लोग जो हैं वो खाएं पिए, और जो मोटे लोग हैं वो थोड़ा कम करें। तो यानी कि सबको संभल के रहने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने नहीं जो बहुत पतले हैं। अब एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, बहुत ही कहते हैं छोटा सा सवाल है लेकिन है बहुत कॉमन, जैसे कि आपने कहा कि दूध और खट्टे का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। सो ऐसे तो आम भी खट्टा होता है, मीठा भी होता है, बट खट्टा भी होता है, फिर लोग शेक पीते हैं, वो नुकसान नहीं करता होगा? ये बिल्कुल ठीक बताया आपने। मैंगो शेक का कंसेप्ट आयुर्वेद में नहीं है। यही लिखा है आयुर्वेद में कि मैंगो शेक जो है वो आपकी बॉडी में पित्त को एग्रावेट करेगा, पित्त वाले रोग बढ़ाएगा, तो इसलिए उसको मना किया गया है आयुर्वेद में। तो वो अब ये जो शेक वाली परंपरा रिसेंटली आई है पिछले 100-200 सालों में मुश्किल से, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं पिछले 50-100 सालों में, जिससे बीमारियां भी कई तरह की बढ़ गई हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद से आप अगर विरुद्ध आहार का
चैप्टर पढ़ें आप, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं। आपने अपने आप ही ढूंढ लिया कि ये मैंगो शेक का ट्रेंड है, तो ये मैंगो शेक इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो गर्मी के टाइम पे आप लोग भी संभल के रहें, और जो लोग मैंगो शेक ज़्यादा पीते हैं वो भी इस ओर ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी का पित्त बढ़ा हुआ हो, आपको पता ही ना हो, और आप डेली मैंगो शेक पीते हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ठंडा पीने की बहुत आदत है, बॉडी में गर्मी ज़्यादा लगती है, सो ऐसे में शेक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और गर्मी के टाइम पर तो नॉर्मली मैंने देखा है मैंगो शेक ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तो अगर पित्त बढ़ा है तो उसका ध्यान देंगे। और डॉक्टर बिंदु, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने इतनी सारी हमें IVF से जुड़ी हुई जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू एंड थैंक यू। जी जी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना अच्छा मेरे तो घर में रोज़ मैंगो शेक बनता है और बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, तो हमारे तो बिल्कुल हम अब घर जाके सब बोलेंगे पहले पढ़ो। देखिए, मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। एक कंसेप्ट और भी है आयुर्वेद में, उसको बोलते हैं ओक सतम्य। ओक सतम्य का कंसेप्ट है कि कोई फूड आइटम आप कंटिन्यूसली बचपन से रेगुलरली खा रहे हैं, कोई एक प्रकृति का इंसान, तो उसको धीरे धीरे वो सूट करने लग जाती है, तो वो उसको सतम्य हो जाता है। सतम्य मीन्स यूज टू, सो बॉडी उसको ऐसे रिएक्ट नहीं करती है। तो इसलिए आप एंजॉय कीजिए मैंगो शेक आप चिंता मत कीजिए। बट डाइट चार्ट में आजकल वो स्मूदीज, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, सारे स्मूदीज हम पी रहे हैं, तो वो उसमें सब कुछ स्मूदीज भी ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू प्रकृति जो है। एग्जैक्टली, बट हम बनाते समय ये सोचते नहीं है कि क्या कल एक हमने ऐड पेशेंट किया। का मुझे फ़ोन आया, कल पेशेंट का फ़ोन आया, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, और वो हर्ब जो ग्रीन जो चीज़ें हैं उनकी स्मूदी बना करके पी रही थी, और इमीडिएटली उसको फ्लेयर हो गया, तो उसको डायरिया हो गया। तो जो कच्चे रॉ सैलड्स हैं या फल हैं, अगर उनका आप रस निकाल करके ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो लूज़ मोशन भी लग जाते हैं। तो इसलिए आपने जो भी करना है मात्रा में करना है, मात्रा की बहुत इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद में। तो कुछ भी करें, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड। तो फिर मैम से हम क्वेश्चन ले लें अभी, या मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि इन केस ऑफ IVF अगर कोई मदर कंसीव करती हैं, सो क्या उस टाइम पे प्रिकॉशंस फादर को भी लेने होते हैं? सम प्रिकॉशंस, एनीथिंग जो उस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है? एंड इन दैट केस डिलीवरी के टाइम पे क्या वो भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं? इज़ दैट पॉसिबल? फादर का रोल तो हमेशा ही, चाहे IVF हो, तो आई थिंक एक मॉरल सपोर्ट तो only the family. I'm more than father, I think family support, because everybody should realize कि जब any women who is getting pregnant वो बहुत disturbed हो जाती है, बहुत tantrums throw करती है। तुमने देखा होगा गुस्सा आता है, ये कोई जानबूझ के नहीं करता। These are all the hormonal changes, जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बात पे। तो I think not only the father but the whole family should be a support। and IVF अलग चीज़ नहीं है, IVF कोई हवा नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हो तो इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। डिलीवरी येस कैन हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, बट नॉर्मली ये केसेस में क्योंकि बहुत दिन के बाद हुआ होता है और बहुत प्रेशियस होता है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। इफ़ इट इज़ अ वेरी नॉर्मल डिलीवरी वी गो फॉर इट, बट हम ऐसा नहीं करते कि हमें नॉर्मली डिलीवर कराना है, तो थोड़ा तो डिफरेंस है। I think cesarean rate is certainly a bit higher in IVF cases. I mean, we'll be more practical कि अगर हम बोले हाँ नॉर्मल करा देंगे, तो ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि हमें नॉर्मल नहीं करा सकते। So once again IVF is just what nature should have done to you, वो आपके डॉक्टर ने कर दिया। So it is nothing very different. The precautions, the support is just the same like any other normal case. डॉक्टर विक्रम चौहान, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, आयुर्वेद के ज़रिए बहुत सारे बीमारियों के इलाज होते आए हैं, होते रहे हैं और होते भी रहेंगे, लेकिन एक कॉमन बीमारी है जिसे कहते हैं डायबिटीज़, या कई लोगों से शुगर भी कहते हैं। क्या उसका इलाज पॉसिबल है, या पूरी ज़िंदगी भर वो क्योरेबल नहीं है, बट उसको मेडिसिन ले लेके आप पूरी ज़िंदगी भर चला सकते हैं? कुछ ऐसा है?
देखिए, डायबिटीज़ जो है प्रमेह बोला गया आयुर्वेद में, 20 प्रकार के प्रमेह आयुर्वेद में वर्णित है, और उसमें से डायबिटीज़ होने से पहले 19 प्रकार के प्रमेह होते हैं। तो ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ आपको सीधी लग जाती है। आयुर्वेद में उसके कई तरह के लक्षण बताए गए हैं, जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे 19 तरह के डिफरेंट साइन सिम्टम्स आपको मिल रहे होते हैं। तो वो अचानक से डायबिटीज़ नहीं होती, स्टेजेस होती हैं। तो उस स्टेजेस पे अगर आप ध्यान रखते हैं अपने लाइफस्टाइल का, फूड का, अपनी हैबिट्स का, तो आपको प्रमेह, जो वातज प्रमेह, जो मधुमेह है, इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु अगर आपने ध्यान नहीं रखा और मधुमेह हो भी गया, तो उसको आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, आप शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर सकते, आप शुगर लेवल को नियंत्रण में रख सकते हैं। और वो बेटर है अगर आप बहुत सारी दवाइयों की बजाय अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें, अपनी डाइट चेंज कर देते हैं। और जैसे मिलेट्स हैं, मिलेट्स का बहुत बड़ा रोल है आयुर्वेद के हिसाब से, इसे लो कैलोरी फूड है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप खा सकते हैं बशर्ते आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, और ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर ना हो। तो फ्रूट्स भी खा सकते हैं, मिलेट्स भी खा सकते हैं। ज़्यादा चपाती और राइस, इसमें शुगर ज़्यादा होती है। तो लोगों को शुगर होती किस लिए? क्योंकि चपाती और राइस ही खाते रहते हैं। चपाती, राइस और एक्सरसाइज जीरो। तो चपाती, राइस, एक्सरसाइज जीरो की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट या ठीक करने का तरीका ये है कि उसको छोड़ो, अपना फूड चेंज करो, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा एक्टिव करो। 1 घंटा की सैर या एक्सरसाइज भी मोर देन इनफ है। 40 मिनट भी अगर आप कर सके तो कुछ पीटी कर लो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो। और उसको अगर आप कहें कि पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना, कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो पैनक्रियास पे काम करती हैं और पैनक्रियास के सेल को रिजुविनेट करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, और उससे आपके शुगर लेवल में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपका बीमारी से पीछा छूट भी जाता है। क्या पॉसिबल। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स को आयुर्वेद के जरिए निकाला जा सकता है या ऑपरेशन ही उसका अल्टीमेट रिजल्ट है? मैंने अपनी लाइफ में, जैसे मैंने बताया, कि ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व किए जो मुझे भी नहीं लगता था कि इनका इलाज है आयुर्वेद में। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ना कि हमें उनके नामों के झगड़े में नहीं पड़ना है। गॉल ब्लैडर स्टोन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर हम रिवर्स कर दें तो वो ठीक हो सकता है। ऐसे ही डायबिटीज़ भी एक प्रोसेस है, उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो ठीक हो सकता है। तो वो प्रोसेस जो आयुर्वेद में लिखा है वो मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से अलग है। तो हम उसको अंडरस्टैंड करके, मैंने कई पेशेंट देखे हैं और ठीक भी किए हैं, गॉल स्टोन्स निकाले भी हैं और निकल भी जाते हैं। तो उसके लिए जैसे भूमि आंवला एक जड़ी बूटी है जो कि गॉल स्टोन्स को ब्रेक करती है। उसको अब बताएं, आप हैरान होंगे कि मैक्सिको के लिटरेचर में, एंशियंट लिटरेचर में, उसको स्टोन ब्रेकर के नाम से लिखा गया है। मैक्सिको में, कहाँ मैक्सिको और कहाँ इंडिया, और इंडिया में भी उसको स्टोन ब्रेकर, अश्विनी नाशक बोला गया है। तो कुछ ना कुछ तो उसका असर होगा, इसका मतलब जो पुराने ऋषि मुनियों ने ढूंढा होगा। तो मैंने प्रैक्टिकली उसको दिया। मैंने ऐसे जो गॉल स्टोन्स के पेशेंट थे, और मैंने उनको गॉल स्टोन का ये कह के नहीं दिया कि मैं आपका निकाल दूंगा या मैं ठीक कर दूंगा। मैंने उनको वैसे किसी और डिजीज़ की वजह से, उनको लिवर का डिसऑर्डर था कोई, तो लिवर के लिए दिया, और या उसी से उनका धीरे धीरे 6 महीने में, 9 महीने में उनका स्टोन गायब हो गया। तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि इस दवाई से ये वाकई में जो लिखा हुआ है वो काम भी करता है। इसी तरह से डिफरेंट डिजीज़, जैसे ITP के पेशेंट है, सार्कोइडोसिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से तो लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है। उसमें आप बिना दवाई के इमेजिन भी नहीं कर सकते रहना। तो जबकि मेरे पेशेंट है वो 10 साल से, 15 साल से कोई दवाई नहीं खा रहे, और उनकी कोलोनोस्कोपी कराते हैं, रिपोर्टें कराते हैं, सारी रिपोर्टें ठीक आती हैं। ITP में भी ऐसा ही है कि वो ठीक नहीं हो सकता। सार्कोइडोसिस में भी ऐसा ही है कि वो कैंसर की तरह बढ़ता ही जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कैंसर इज़ नॉट ए डिजीज़ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो बीमारियाँ हैं वो 5 तत्वों का इम्बैलेंस है। तो उसको आप कैंसर लिखो या जो मर्जी लिखो, तो हमारे लिए वो वृद्धि रोग है, एक धातु की वृद्धि होगी। तो हमने उसको क्षय करना है, कम करना है। अगर
ब्लड कैंसर हो गया तो पित्त की वृद्धि हो गई, गर्मी बढ़ गई शरीर में, तो हमने उसको बैलेंस करते रहे, तो अपने आप कैंसर टेस्ट करते रहो आप अपने पैरामीटर्स में, तो उन पैरामीटर्स में ठीक आएगा। तो अगर उन पैरामीटर्स में कोई चीज़ ठीक आ रही है, जैसे इवन जैसे IVF केसेस होते हैं कई, उसमें मलेरियन हार्मोन AMH लेवल्स बढ़ते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है AMH लेवल्स को बढ़ाने में। हमारे आयुर्वेद में जड़ी बूटी है शतावरी, शतावरी को शतवीर्य बोला गया है आयुर्वेद में। शत मतलब 100 वर जो होते हैं ना, 100 हस्बैंड जितने स्ट्रेंथ उस जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसको वो देती है। मतलब 100 हस्बैंड को बियर करने की, या 100 बच्चों को भी कह सकते हैं, इट इज़ डिफरेंट, लोगों ने डिफरेंट उसको एक्सप्लेन किया है। तो 100 बच्चों को बियर करने की ताकत यूट्रस में वो देती है शतावरी। तो शतावरी हम देते हैं, एस्पैरागस रेसिमोसस लैटिन नेम है उस जड़ी बूटी का, तो उससे यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, उससे लैक्टेशन भी अच्छी होती है। तो कई पेशेंट थे मेरे यूरोप में, मैं प्रैक्टिस करता हूँ यूरोप में भी, वहाँ पे क्या है कि जनरली आम तौर पे यूरोप में क्या होता है कि उनका कल्चर डिफरेंट है हमारे यहाँ से। वो 30-35 तक तो शादियाँ कराते ही नहीं, और ना ही बच्चे पैदा करने के बारे में सोचते हैं। 40-45 तक उनको होश में आते हैं कि बच्चे भी पैदा करने हैं, तो तब तक उनके IVF का भी मुश्किल हो चुका होता है। ऐसी स्टेज में भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों ने काम किया है। पुत्र जीवक एक जड़ी बूटी है, शतावरी है, मूसली है, तो उनके AMH लेवल जो है वो बढ़ते हैं, और फ्लोपियन ट्यूब जो ब्लॉक होती है वो भी खुलती है। लाइफस्टाइल तो ऑफ कोर्स हम मॉडिफाई कराते ही हैं। तो इस तरह से जो बीमारियां हैं ना, उनका आयुर्वेद में सोचने का नज़रिया ही डिफरेंट है। इसलिए बीमारियों के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें उनकी जो पैथोलॉजी है, जो उसके पैदा होने का जो तरीका है कि कहाँ से बीमारी पैदा हो रही है और वो कैसे रिवर्स होगी, वो आयुर्वेद के हिसाब से उन्हीं 5 तत्वों और 3 एनर्जीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। त्रिदोष जिसको बोलते हैं ना, वात पित्त कफ। तो ये जो थ्योरीज हैं, ये हमारे को हमारी परंपरा, हमारी हेरिटेज, हमारी संस्कृति में मिली हुई है, वैदिक नॉलेज है ये। तो वेदों की जो नॉलेज हमारी अभी कितने सालों से, आप इमेजिन करो, हजारों साल आयुर्वेद के हिसाब से तो जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से वैदिक नॉलेज चल रही है। तो ये बीच में अंग्रेज आए और कुछ डैमेज कर गए हमारी संस्कृति को, वैदिक नॉलेज ले गए, तो उसको दोबारा से डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस तरह से कोई भी डिजीज़ हो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आयुर्वेद के में वो रिवर्स की जा सकती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी खास जानकारी आपने आयुर्वेद से जुड़ी हमको दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब के भी बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिषेक शर्मा जी से। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ स्टेज पर आएंगे प्लीज़। And with this, we would also like to honor Dr. Vikram Chauhan. एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज डॉक्टर साहब के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ अभिषेक शर्मा जी हैं अपनी फैमिली के साथ। ये अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, ये बताएंगे कि कितने टाइम से इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान थे और कितने दिनों में इन्हें डॉक्टर साहब से मिलने के बाद रिजल्ट मिला और आज ये कैसा महसूस कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक शर्मा फ्रॉम दिल्ली। अब एक दिन अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है घर से कि मेरी बच्ची को एक बड़ी अजीब सी बीमारी हो गई है और उसके पूरे चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स नज़र आने लगे। ओवर द नाइट पूरे चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स आ गए और पूरी बॉडी में धीरे धीरे ब्लैक स्पॉट्स उगने शुरू हो गए। हमें कुछ समझ में नहीं आया इस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को कहाँ लेके जाएं। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई जिनसे हम बच्ची को दिखाते थे, पीडियाट्रिक से हमारे, उन्होंने हमें इस बीमारी के बारे में बताया कि इस बीमारी को ITP कहते हैं। हमारे लिए बहुत ही नई बीमारी थी ITP, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और सडनली हमारे को ये कहा गया कि आप अपनी बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। ICU में एडमिट करवा दीजिए। बहुत क्रिटिकल स्टेज उन्होंने बताई
और धीरे धीरे जब हमने आईसीयू में एडमिट कराया तो व्हाट वी रियलाइज कि ओवर द नाइट इसके यूरिन में से ब्लड आना शुरू हो गया और धीरे धीरे इसके प्लेटलेट्स काउंट 8,000, 10,000, 6,000 नीचे तक जाने के बाद ये बच्ची इस माहौल तक लेके आ गई कि हमारी नाउम्मीदें बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने हमारे को इस बीमारी में बताते बताते ये बताया कि इस बच्ची का बोन मैरो करना पड़ेगा और इट मे बी अ कॉज ऑफ अ कैंसर। ये सुनते ही हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। छोटा सा परिवार लेकर मैं क्या करता, पूरी रात अपनी बेटी को लेके आईसीयू में बैठकर रोता रहता था, रिपोर्टें देखता रहता था। तभी मुझे इंटरनेट पे डॉक्टर विक्रम चौहान के बारे में पता चला, प्लेनेट आयुर्वेदा के बारे में पता चला। रातों रात मैंने अपनी बेटी के पास बैठे बैठे आईसीयू में सारी वीडियो इनकी देखी आईटीपी की। मेरे अंदर एक ऐसी लहर जाग उठी आईटीपी के अगेंस्ट कि इसका इलाज है, जिसको मुझे हॉस्पिटल में ये बताया गया कि इसका इलाज पूरी लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, इस बच्ची को पूरी लाइफ दवाइयाँ खानी पड़ेगी, टेस्ट कराने पड़ेंगे और प्लेटलेट्स 1 लाख तक भी अगर पहुँच जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं मायूस सारी रिपोर्टें लेकर मैंने डॉक्टर साहब को भेजी और डॉक्टर साहब के यहाँ से मुझे रिस्पांस मिला और मैं अपनी बच्ची को हॉस्पिटल से लेकर सीधा डॉक्टर के पास साहब के पास चला गया। प्लेनेट आयुर्वेदा में मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता के डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट शुरू किया विद गॉड ग्रेस एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर विक्रम चौहान। 3 दिन के अंदर मेरी बेटी के प्लेटलेट्स 14,000 से 25,000 पहुँचे और 25,000 से 1 हफ्ते में ये 50,000 पहुँच के 1.5 लाख क्रॉस कर गए थे। डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट चलता रहा। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी बेटी के प्लेटलेट 3.5 लाख पहुंच गए और सारी रिपोर्टें मैंने डॉक्टर साहब को दिखाई। डॉक्टर साहब ने 1 महीने का कोर्स करवाया और सारी दवाइयों के साथ ग्रीन जूस और रेड जूस मैंने अपनी लाइफ का एक स्टाइल बना दिया। सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को मैंने बंद कर दिया अपनी बच्ची के लिए और मैंने अपने सारे पैक्ड फूड घर से हटा दिए। मेरी बच्ची आज आप सबके सामने है, मेरा परिवार आज आपके सबके सामने है। मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे जो खुशी दी है बीमारी के रूप में डॉक्टर साहब से मिलवाया और डॉक्टर साहब से मिलने के बाद मुझे एक ऐसा जीवन दिया जो मैं अपने परिवार के साथ जीकर आगे बढ़ सकूं। मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज हमारी बेटी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटे, लव यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि जब आप आईसीयू में थे तो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में, आप कहीं और भी गए फिर किसी हॉस्पिटल में? मैंने सबसे पहले इसे दिखाया मैक्स हॉस्पिटल में। मैक्स हॉस्पिटल में मेरे पीडियाट्रिक ने भेजा मुझे। इसकी रिपोर्ट मैंने 2 और हॉस्पिटल्स में दिखाई, एक सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद और एक हॉस्पिटल और था शांति मुकुंद हॉस्पिटल कलकड़डूमा के पास। वहाँ पर इसकी रिपोर्टें दिखाई। सब ने मुझे यही कहा बीमारी आईटीपी ही है और इस पूरी बीमारी का खर्चा जो मैंने उठाया वो 4,60,000 रुपये था। मैंने अपनी बेटी को 20 दिन तक आईसीयू में एडमिट करके रखा है और इसको IVIG का एक इंजेक्शन आता है जो बहुत ही कॉस्टली है। मुझे उसकी 4 डोजेस देने के लिए कहा गया और इसके सारे टेस्ट कराने के बाद उस IVIG का भी रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। मेरी बेटी को जब डिस्चार्ज किया गया तो उसके प्लेटलेट्स 12,000 थे। 20 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरी बेटी के प्लेटलेट्स 12,000 थे, उससे ऊपर नहीं बढ़े थे। सडनली डॉक्टर साहब के पास इमीडिएट इफेक्ट के बाद जो मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया वहाँ से ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते आज आप सबके सामने है मेरी बेटी। तो ये कब से अब कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही, ना आयुर्वेदिक ना एलोपैथिक? डॉक्टर साहब का 1 महीने का ट्रीटमेंट मेरे लिए बहुत था, सफिशिएंट। सब कुछ खत्म, कोई दवाई नहीं ली मैंने कभी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं आगे किया, बस लाइफस्टाइल चेंज कर लिया मैंने अपने जीने का, खाने पीने का तरीका चेंज कर लिया। तो यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ सभी को, ग्रीन जूस, रेड जूस और अच्छा लाइफस्टाइल और रात को सोना, रात को नहीं जागना, बस दैट्स इट। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट पेशेंट को हम बुलाते हैं, राजकुमार शर्मा जी, वो स्टेज पर आएंगे। हेलो,
गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार शर्मा, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मुझे एक ऐसी बीमारी का पता 2016 में चला जिसका बोलते थे कि इसका कोई इलाज ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। मैंने एक डॉक्टर साहब मिले मुझे, डॉक्टर मलय शर्मा मेरठ में हैं, वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। उनसे मैंने एंडोस्कोपी कराई, उन्होंने एक उसकी जांच कराई, कहने लगे तुम्हें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है। फिर उन्होंने बोला कि आपको ये जो मेडिसिन मैं लिख के दे रहा हूँ आपको जीवन भर इसकी दवाई से आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। फिर मुझे उनसे भी संतुष्टि नहीं हुई। मैं एक डॉक्टर मनीष कोक हैं कोलंबिया एशिया में, फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने भी फिर वो दोबारा एंडोस्कोपी कराई, कहने लगे आपको ये जीवन भर आपको दवाई खानी पड़ेगी। मुझे मुझसे भी कोई संतुष्टि जब नहीं हुई तो मैं एम्स में गया। एम्स में भी डॉक्टर साहब बोले कि भैया ये दवाई आपको जो मीसा गोल है और जो स्टेरॉइड वगैरह हैं वो आपको जीवन भर खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, दवाई तो मैं खा रहा था कंटिन्यूस में, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हर साल मुझे एक बार एडमिट होना पड़ता था, कोई दवाई उसमें काम नहीं करती थी। हर साल एक बार एडमिट, 8 या 9 दिन के लिए मुझे एडमिट होना पड़ता था। इसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मैं रिकवर होना स्टार्ट होता था। तो मेरा वेट जो है वो डॉक्टर साहब 52 किलो हो गया घट के। मैंने ये सोचा, मैंने काम था, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी अपनी 3 अपनी कंपनी है, मैंने उनका काम वाम सब छोड़ दिया कि अब तो भैया मरना ही बेटर है, कि कोई इसका कोई इलाज तो है नहीं। मतलब इतना मुझे स्ट्रेस हुआ कि अब ये सब काम मैंने छोड़ दिया अपना। मैं कहा मैं कोई काम भी नहीं करूँगा। मैं भी एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे बड़े भाई वो भी डॉक्टर हैं, MD हैं। मेरे बेटे ने भी इस साल MBBS कंप्लीट किया है, वो भी अभी MD की अपनी तैयारी कर रहा है। तो मुझे अपने बेटे के थ्रू डॉक्टर साहब का वो मिला। ये बात है कोविड के टाइम की, जब कोई भी ना कोई पेशेंट देख रहा था। मैं आज डॉक्टर साहब से पहली बार मिला हूँ। इनसे खाली मैंने जो वीडियो कॉल पे इनसे मैंने वो लिया, मुश्किल से 2 ही बार लिया इनसे मैंने, वो वीडियो कॉलिंग भी मैंने कभी लिए नहीं इससे ज़्यादा इनसे। इन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई बताई। आज मेरा वेट 65 है और मुझे 1.5 साल हो गया मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ। आज मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं अभी 3 कंपनी फिर मैं अपने स्टीबल मैंने और भी की है और अपना मैं अच्छे से काम करता हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। तो आप एक कुछ डाइट में चेंजेस किए आपने? हाँ सर, मैंने अपना डॉक्टर साहब के बिना पूछे ही मैंने एक तो योगा स्टार्ट किया है। मैं सुबह कोई भी काम हो मैं 1 सवा घंटा प्राणायाम करता हूँ, उसमें 20 मिनट अपनी कपाल भारती करता हूँ, 10 मिनट ओम विलोम करता हूँ। मतलब ये मैंने अपना स्टाइल चेंज किया है। फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब ये कहते थे कि कुछ खाओ मत, फिर मैंने 1 महीना खूब बर्फी मिठाई जो भी मेरे मन में आया सब चीज़ खाया मैंने। मगर एक बार देखो ये बीमारी साली दोबारा तो नहीं होती मुझे, लेकिन अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। आज मैं बिल्कुल आपके सामने फिट हूँ, बिल्कुल हर काम करता हूँ आज मैं। चलो बहुत खुशी की बात है, आप खुश रहे, फिट रहे, ठीक है, योग करते रहे, आयुर्वेद को अपनाते रहे। नहीं बिल्कुल सर, अभी मैं कोई भी दवाई, मुझे कोई बुखार होता है तो मैं इंग्लिश दवाई कोई नहीं खाता। मेरे घर में 2 डॉक्टर हैं, लेकिन मैं अभी भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लेता हूँ ज़्यादातर दवाई, नहीं तो कोई और कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है उससे ही मैं दवाई यूज करता हूँ। कोई दवाई इंग्लिश दवाई कोई नहीं खा रहा, 3 साल हो गए मुझे आज। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। संतोष शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ स्टेज पर आएंगे। संतोष जी, आप सबको अपनी बीमारी के बारे में और कैसे आप इस बीमारी से जूझ रहे थे, कितना वक्त लगा, पहले परेशान होते रहे डॉक्टर साहब से मिलने से पहले और डॉक्टर साहब से मिलने के बाद क्या हुआ वो सब जी। हेलो, मैं संतोष कुमार शर्मा गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरे 2018 में मुझको हाथों में बिल्कुल ब्लैक हो गए थे सारे आगे। तो मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, इसमें मैक्स में भी दिखाया, लेकिन कह लगे आपको ITP है और आपका बोन मैरो को टेस्ट कराना पड़ेगा। मैंने कहा भाई हम बोन मैरो टेस्ट तो लास्ट स्टेज होती है, हम नहीं कराएंगे। फिर किसी बाई चांस से हमारी मिसिस की एक फ्रेंड है, उन्होंने आप डॉक्टर विक्रम चौहान साहब का रेफरेंस दे दिया। वो अल्सराइटिस कोलाइटिस की पेशेंट हैं। उन्होंने जो है उसी दिन रात सुबह को हमने फिर इनके पास जाने का प्रोग्राम बना लिया
और मैं इस वक्त 71 ईयर का हूँ, लेकिन इनकी दवाई की वजह से मैं अब इस पोजीशन में हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ, करीब करीब पूरा स्वस्थ हूँ। कभी कभी छोटी मोटी दिक्कत तो हो जाती है, लीवर सोराइसिस की मेरी प्रॉब्लम बन गई थी बहुत। आपको जो प्रॉब्लम थी लिवर सिरोसिस था कि आईटीपी था? नहीं, लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम मेरे बता, लीवर फेलियर था, लीवर सिरोसिस का था। और वो दवाई, इनकी दवाई से ही काफ़ी मेरे को इम्प्रूवमेंट हो गया। बस ये है कि सारे निशान भी हाथ के सब साफ हो गए, प्लेटलेट भी कुछ बढ़ गई थी, और अब इस वक्त पोजीशन में मैं हूँ कि बिल्कुल ठीक हूँ। बस कभी कभी छोटी मोटी इस एज में वैसे तो दिक्कत आई जाती है। परहेज पूरा मैं डॉक्टर साहब के जैसे बता रखा है, उन्होंने चार्ट दे रखा, उसी चार्ट से मैं डेली लाइफ का खाना खा रहा हूँ। कम पानी, कम नमक, और तेल मिर्च हटाए भी, घी बिल्कुल बंद। और बीमारी का डर जो है अपने दिमाग से भी निकाल दो। ठीक है, खुश रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए, इनको लिवर सिरोसिस था, और लिवर सिरोसिस में भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं। हाँ, तो उस वजह से प्लेटलेट कम होने की वजह से, प्लेटलेट भी बहुत कम हो गए थे जी। प्लेटलेट कम होने की वजह से हाथ में निशान पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग भी हो जाती है। परंतु स्वेलिंग हो गई थी पैरों में, सारे में, हाथों में। आपके पेट में पानी वगैरह भी भरा था? पानी नहीं भरा था जी, पेट में पानी नहीं था। हाँ, बस। लेकिन ये को उसका ये अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने। हाँ, तो उसमें उसके बाद में उसका तो डॉक्टर्स को दिखाया था कि पहले से बेटर है कि नहीं? हाँ, डॉक्टर ने बोला पहले से बेटर है। बिल्कुल ठीक हुआ, काफी आराम हुआ जी। बस ठीक है, फिर मैं इतना सेटिस्फाई हूँ काफी आपके। चलो, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। और अब राखी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वो आएंगी, उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी। हेलो गाइस, हेलो सर, हेलो मैम। हेलो। मुझको ना अल्सर कोलाइटिस था, तो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, रोहिणी में रहती हूँ, तो वहीं पे ना आपके डिस्ट्रीब्यूटर है डॉक्टर वर्मा जी। हाँ जी, कुलदीप वर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उनसे दवाई ली थी, अल्सर कोलाइटिस की थी। तो अब तो मैं ठीक हूँ, मैंने 3-4 महीने तक खाई थी। ठीक है, तो आपको कोई ज़्यादा सिम्टम्स आते थे, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा थी, क्या होता था? हाँ, मुझे लूज मोशन ज़्यादा आते थे। लूज मोशन लगे रहते थे। हाँ। और डॉक्टर ने कुछ बोला था कि कब तक दवाई खानी पड़ेगी, कैसे करना पड़ेगा? जो अंग्रेजी डॉक्टर के पास आप गए होगे ना? हाँ हाँ, पहले उनके पास गई थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक नहीं हुई थी मैं। उन्होंने दवाइयाँ दी थी आपको? हाँ जी। तो काफ़ी, कितनी देर तक खाई वो आपने दवाइयाँ? मैंने 15 डेज तक खाई थी। 15 दिन खाई थी, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? कुछ फ़र्क, बहुत ही वीकनेस हो गई थी मुझे। अच्छा अच्छा। तो फिर इसलिए मैं उनसे दवाई ली थी, वर्मा जी से, डॉक्टर वर्मा जी से। फिर अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो आपने कोई दवाई जो खाई थी, कुछ नाम बताएंगे, कुछ याद है आपको? हाँ, मुझे याद है। बताइए। एक तो पिता बैलेंस थी, हेमोस्टोपेस्टिजन था, अच्छा, प्रवाल पंचामृत थी, और कोलेस्टिन भी थी। अच्छा, प्लैनेट आयुर्वेदा की दवाइयाँ थी सारी? हाँ जी, हाँ जी, सारी। तो जो पित्ता बैलेंस आपने बताया, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिजीज़ है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये भी पित्त से होने वाला रोग है। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए दवाई जो हमारी प्लैनेट आयुर्वेदा की है वो पित्ता बैलेंस, हाँ जी, है ना? तो उससे आपका पित्त जो है वो बैलेंस हो गया। अब पित्त शांत हो गया तो अब ठीक होगी प्रॉब्लम? हाँ, और अब नहीं होती। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब कोई दवाई भी नहीं खाते आप? नहीं। सब दवाइयाँ छोड़ दी, हमारी आयुर्वेद की भी छोड़ दी, तो अब आप सब कुछ खा पी अभी रहे? बीच में मेरी मम्मी के भी प्रॉब्लम हो गई थी लीवर में, उनको हार्ट की भी दिक्कत हो गई थी। अच्छा, तो मैंने मम्मी का भी इलाज यहीं से कराया था। उनको भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी? हाँ जी, हाँ जी। चलो, अब मम्मी भी ठीक है, मम्मी को भी लेके आती। हाँ। पर लेकिन थोड़ा बारिश मौसम में, थी, हाँ, हाँ। बारिश के चक्कर में मैं फिर सिंगल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक चलो। यू। अंजना सिंह स्टेज पर आए। नमस्कार सभी को, आप सब लोगों को नमस्कार। और बोलने से पहले ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर साहब को कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, तो ये डॉक्टर साहब का ही आशीर्वाद कहिए कि मैं स्वस्थ और बहुत अच्छी तरह से हूँ। शॉर्ट में बताऊँगी, मुझे प्रॉब्लम है सर्कोटोसिस हुआ था, और ये डायग्नोस हुआ 2015 में। एम्स में ट्रीटमेंट शुरू हुई, और उन्होंने बताया मुझे कि हमारे नोट्स हैं, इसमें 5 नोट्स थे लंग्स में, और डॉक्टर्स ने एम्स में बताया मुझे
कि ये क्योर नहीं होगा, हम इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, मतलब नोट्स आगे डेवलप नहीं होंगे। तो थोड़ा हताश तो थी, लेकिन ठीक है, थोड़ा हम लोग कहना नहीं चाहिए यहाँ पर, थोड़ा ठाकुर वाली जो नेचर होती है, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं भगवान की जो इच्छा। तो लेकिन उन्होंने दिया स्टेरॉइड। स्टेरॉइड से मेरा वेट बहुत बढ़ गया, वेट भी बढ़ा और मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई कि मेरी हड्डियाँ बढ़ गई पैर की, और स्टेरॉइड मुझे 3 साल खिलाया गया। एम्स में जाती रही, लेती रही, और मैं प्रॉपर वॉक करती थी उस समय भी कि मेरा वेट मेंटेन रहे। लेकिन फ़ायदा इतना था कि मैं क्या बताऊँ, बस ज़िंदा थी, लेकिन जैसे टुन होते हैं ना, 85 kg वेट मेरा हो गया, पैर की हड्डी बढ़ गई मेरी। फिर मैं अपने जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनको दिखाया कि डॉक्टर साहब हड्डी क्यों बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कि हड्डी जो बढ़ी है आपकी 2 वजह है, एक तो स्टेरॉइड से भी बढ़ा है, कभी कभी टेंडेंसी हो जाती है, तो आप इसकी सर्जरी करा लो। मुझे थोड़ा जमा नहीं, मैंने अपने मन में सोचा कि नहीं सर्जरी कराऊँ, फ़ायदा हो ना हो। तो मैंने कहा कि इनसे कहा अपने हस्बैंड से कि मैं देखती हूँ शायद अपने आप ठीक हो, चलती रहूँगी अगर हड्डी बढ़ी है। इन द मीन टाइम मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगी, मैंने एक शिव योग ज्वाइन किया था। शिव योग है, डॉक्टर साहब तो जानते हैं, डॉक्टर साहब को पता है कि मेडिटेशन भी मैं करती हूँ। तो उसमें मुझे ये पता लगा कि बहुत सी चीज़ें योग से और मेडिटेशन, ये प्राणायाम से ठीक होता है, तो थोड़ा उधर भी झुकाव था मेरा। इसी बीच हमारे हस्बैंड को बहुत शौक़ है वो देखने का वीडियो, और डॉक्टर साहब का देखा, और आ गया था कोरोना काल। तो कोरोना काल में कहीं जा भी नहीं सकते थे, वॉक भी नहीं हो सकता था, तो बड़ा सुबह उठती थी तो पैरों में इतना स्वेलिंग होती थी कि लगता था कि चल भी नहीं पाऊँगी, मैं सीढ़ियों से उतर नहीं सकती थी, तो बड़ी हालत ख़राब थी मेरी। एक लेडीज़ के लिए हाथ में इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि मैं मतलब कुछ लिखना चाहूँ, पढ़ने लिखने का शौक़ है, मैं PhD हूँ, तो लिखने का कुछ लिखना चाहूँ, कविता का शौक़ है, लिख नहीं सकती थी। किचन में चाहूँ कि सब्जी काटूँ, नहीं कर सकती थी। हस्बैंड और बेटी हेल्प करते थे लोग, लेकिन ये लाइफ तो नहीं है ना। तब इन्होंने कहा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, एम्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तब क्योंकि एम्स वालों ने जवाब एक तरह से दे ही दिया था, मुझे स्टेरॉइड कब तक खाती मैं। तो जब डॉक्टर साहब के यहाँ हम लोग जैसी ख़त्म हुआ था कोरोना, मेरे ख्याल से अप्रैल की बात है, मतलब जस्ट उसके बाद शायद बढ़ा था, अप्रैल में हम लोग पहुँचे वहीं क्या चंडीगढ़, और डॉक्टर साहब से मुलाकात की। मैं एक बात कहना चाहूँगी, डॉक्टर मैडम चली गई, जो एलोपैथ है, मुझे कहना नहीं चाहिए, जब भी हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं वो डरा देते हैं कि हम क्यों, मतलब बीमारी बहुत प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब का पहला सेंटेंस था जब मैं गई तो कहे सार्कोइडोसिस है, हम जी तो कुछ नहीं है, दूध ज़्यादा खा लिया, यही सेंटेंस उन्होंने कहा। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि दूध से, और इन्होंने सच बताऊं केवल मेरा दूध छुड़वाया और मुझे डाइट चार्ट दिया, और वो डाइट चार्ट आज भी मैं मेंटेन करती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं को इतना एनर्जेटिक महसूस करती हूँ, मुझे लगता है मैं यंग हो गई, और मुझे लगता भी है कि मेरे फेस में पहले से ग्लो आ गया। आई डोंट नो दूसरों को लगे ना, मुझे लगता है। और विचार भी डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, मैं ठीक हूँ इस समय। मेरा दोबारा डॉक्टर साहब के यहाँ मैं गई थी रिपोर्ट लेके, दोबारा टेस्ट हुआ, मेरा एक भी नोट्स नहीं है, और मेरे ख्याल से ये मिरेकल है। और ये केवल डॉक्टर साहब से, विक्रम चौहान डॉक्टर साहब का आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। मैं इनके साथ, मैंने एक कोर्स भी किया इनके साथ, मेरे को इतना अच्छा लगा कि सर ने एक बेसिक कोर्स करवा रहे थे, तो मैं ज्वाइन की और 10 दिन का कोर्स किया मैंने, और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि थोड़ा बहुत जो पढ़ना चाहें ज़रूर पढ़ें, बाकी तो डॉक्टर साहब बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। मैं अब प्रशांत कुमार सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो आ जाएं, हमारे लास्ट पेशेंट हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे सारे जो मेंबर्स हैं, अभी बारिश की वजह से बहुत कम पेशेंट आ पाए, और बहुत सारे पेशेंट्स आउट ऑफ इंडिया भी हैं, आउट ऑफ दिल्ली भी हैं, तो परंतु फिर भी आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने आयुर्वेद का इतना अच्छा मैसेज दिया लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के लोग जब देखेंगे तो जागेंगे ज़रूर, उनको ज़रूर मन में आएगी फीलिंग कि हम आयुर्वेद को फॉलो करें और अपना लाइफस्टाइल डाइट उसको सुधारें। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। मैं नोएडा से हूँ, और मेरा बेटा है प्रशांत कुमार सिंह, उसको जी है ना M.Tech है वो, और वो तबीयत ख़राब हुई, हमने डॉक्टर को दिखाया, उसको आराम नहीं लगा कहीं पे भी। फिर एक डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई आप इनको ऑल इंडिया ले जाओ और वहाँ दिखाओ इनको, तो मैं उनको वहाँ लेके गया, तो बेटा बिल्कुल नर्वस था, वो जो है सारी चीज़ें इंटरनेट पर देख रहता था, हमको बताता नहीं था क्या परेशानी है, और अपने अपने
घुलता रहता था वो, तो वो एक डिप्रेस पोजीशन में पहुंच गया। फिर जब उसने हम ऑल इंडिया में गए तो उन्होंने कहा कि भाई इससे कोई आराम तो लगेगा नहीं, भाई ये दवाई खाते रहना और ये रहेगा आपको, लेकिन ये डिसीज ऐसी है जल्दी से ठीक नहीं होगी। फिर बेटे ने जी नेट वगैरह पर देखा था, डॉक्टर साहब का आर्यवेद प्लेनेट आर्यवेद आकर लिया। वो कहने लगा पापा ये है वहाँ पे और आप चंडीगढ़ चलो। मैं कहा बेटे जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे। मैं एलोपैथिक से उसे आराम नहीं लग रहा था तो वहाँ गए फिर दिए हम, तो डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे काफ़ी रिलीफ है अब। थैंक यू सो मच। एक हमारे पेशेंट और भी हैं, रंजीत सिंह जी, अभी आए हैं, बंगला साहब गुरुद्वारा में हैं ये। आप, मैं गुजारिश करूँगा आप उनको भी ज़रा। रंजीत सिंह जी से रिक्वेस्ट है स्टेज पर आएँ, और वक्त की कमी है तो जल्दी से सबको बताएं। सत श्री अकाल। नमस्ते जी, सत श्री अकाल सबको मेरी तरफ से। और ये देवता हैं हमारे, इनको देवता कहता हूँ मैं, इन्होंने दूसरा जीवन दिया मुझे। मैं बंगला साहब गुरुद्वारे में कीर्तन करता हूँ। तकरीबन 1.5 साल पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस से बिल्कुल मतलब एंड पोजीशन थी मेरी। एम्स वालों ने, डॉक्टर साहब जवाब दे दिया था मुझे, मगर जाते ही डॉक्टर साहब ने कहा भी तू अगले 1 साल के अंदर दोबारा कीर्तन करेगा। और मैं अभी अपना टूर लगा के आया हूँ थाईलैंड का 2 महीने का, 2 दिन पहले। ये देवता मतलब देवता हैं बिल्कुल हमारे लिए, दूसरा जीवन दिया। परमात्मा इनकी बहुत लंबी उम्र करे, जो इन्होंने खोज की, जो सब कुछ किया आयुर्वेदिक के इतना डीप जाकर। मेरे ख्याल में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसने अपनी ज़िंदगी को बचाना ना, एलोपैथिक को नमस्ते बोले वो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आयुर्वेदिक से ही बच सकता है बंदा, अगर मतलब परमानेंट चाहते हैं तो। एलोपैथिक बंदे को और खराब की तरफ लेके जाती है। नमस्कार सबको, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और एक और पेशेंट हैं, इनका नाम है, क्या नाम है? नाम क्या है आपका? नीरज त्यागी जी। नीरज त्यागी जी, देखो इतनी श्रद्धा है इनके मन में, इतना प्यार है। ये भरतपुर से आ रहे हैं और स्पेशली आपसे बात करने के लिए। मेरी वाइफ को आईटी भी था, हाँ, तो मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर में। तो मैं काफ़ी डॉक्टरों को दिखा चुका एसएमएस वगैरह में। उसके बाद में एक बार मैंने व्हाट्सएप पे देखा था और उस पर यूट्यूब पे, तो मेरे आगरा का एक पेशेंट था बच्चा, तो देखा तो मैं उनसे मिलने गया वहाँ पे। तो गया तो वहाँ तक जाने के बाद सर्टिफाई हुआ, उन्होंने कहा आप चले जाओ आँख बीच के। तो मैं सर के यहाँ गया तो 3 मंथ के अंदर बिल्कुल सही हो गया प्रॉब्लम मेरी वाइफ को। नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था। लोग बागों ने मेरे से, डॉक्टर थे उनने मेरे से बोला स्प्लेमोटोमी करा लो, स्प्ले नहीं निकलवा दो आप, बोलते कहीं कुछ करवा लो। आज करीबन 3 इयर्स हो गया, अब तक मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका प्लेटलेट 2000 ऊपर रहता है, 2 लाख से ऊपर रहता है आज भी। और सब बॉस की मेहरबानी है, हाँ। और जो भी पेशेंट होता है मैं बॉस के यहीं भेजता हूँ आज भी। शायद 10-20 पेशेंट तो आज भेज चुका हूँ मैं कम से कम सर के पास। शुक्रिया जी नीरज जी। ये मेडिकल लैब में काम करते हैं मेरे ख्याल, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, और ख़ुद भी टेस्ट वगैरह करते हैं लोगों के। तो आईटीपी से इनकी वाइफ को प्रॉब्लम थी आईटीपी की, तो वो बिल्कुल ठीक है। और अब कोई दवाई नहीं ले रहे वो? नहीं, एक बार मैं अभी उसमें था ब्लड बैंक के अंदर, तो एक पेशेंट था वो एसएमएस से रेफ़र होके आया था। वो बोला कि प्लेटलेट फिर कम हो गया। तो मैंने क्या कर रहे हो कि ब्लड लगवा रहे हैं। मैंने किसने बोला कि ऐसे? तो मैंने कहा ऐसे आप वहाँ जाओ। मैंने उसका पूरा देखा तो वही सेम लिखा हुआ था। फिर मैंने सर के यहाँ भेजा तो वो पेशेंट बिल्कुल सही हो गया अब तक। और ऐसे पेशेंट्स जो हैं, अभी लास्ट मोमेंट पे मैंने दिल्ली के कुछ पेशेंट्स को बुलाया था, क्योंकि समय की कमी है, आप देख ही रहे हैं कि वो सिर्फ 5-6 पेशेंट्स को ले पा रहे हैं। परंतु आप जैसे आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्लैनेट आयुर्वेदा के पेशेंट्स रह चुके हैं, तो आपको पता है कि प्लैनेट आयुर्वेदा पूरे आयुर्वेदा को पूरे प्लैनेट पे फैलाने का मिशन है। तो पूरे प्लैनेट पे पेशेंट्स है। आप इमेजिन करो, कोई भी ऐसा शहर नहीं है पूरी दुनिया में, कोई गांव नहीं है, कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे प्लैनेट के पेशेंट्स ना हो। तो
आयुर्वेद को हमने जो सोचा था कि 20 साल पहले मैंने सोचा था, 25 साल पहले कि घर घर तक पहुंचाना है, कुछ हद तक मैं उसमें कामयाब हुआ हूं और कुछ हद तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जो चले हैं तो इसको पहुंचा के छोड़ेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ सबका दिल से धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए, आज के प्रोग्राम को आप लोगों ने खास बनाया, आप सभी का दिल से धन्यवाद है। मैं सुरति जिंदल आप सभी का धन्यवाद करती हूँ द हेल्थ इंडिया शो में एक बार फिर से पुनः सभी के आगमन पर, और स्पेशली डॉक्टर साहब की जो उपस्थिति थी उनके ज़रिए हमने बहुत कुछ जाना। डॉक्टर साहब का भी दिल से धन्यवाद है और हमारे जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनका भी दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था। पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को, और आज ये आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ, फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके ओके ओके। आज तिवारी की यहाँ पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल